नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए यहाँ पर 100 जीके वन लाइनर का क्वेश्चन वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपके लिए स्पीड में 100 प्रश्न कराए जाएंगे और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मास्टर वीडियो है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज के रूप में देख लीजिए, नए प्रश्नों के रूप में देख लीजिए, देख जरूर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो 100% इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह शुरू हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में डलहौजी के द्वारा भारत में टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की लूट भारत में शुरू हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने सबसे पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? तो 1822 में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग का पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतर नील कृषकों की दुर्दशा पर उच्चतर कर ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतर तट कर 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्रा जी हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहां पर लगाया गया था? तो वायनाड जनपद में पहला कहवा बागान लगाया गया था। भारत में अंग्रेजियों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक पहला बैंक था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहां पर शुरू हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था पहली बार। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 में शुरू हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में आरंभ हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत और इंग्लैंड में आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ कब हुई? तो 1850 में हुई। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने अग्रदूत की ये जननी की संज्ञा दी।
भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो शिशरा बंगाल में पहली पटसन मिल स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में हुई थी। कांग्रेसों के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, अध्यक्ष उसमें कौन था? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में अंग्रेजों के बसने और भूमि खरीदने की अनुमति मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त जी ने लिखी है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 में हुई थी। किस स्थान पर 1866 में भीष्म अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में 1866 में भीषण अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित हुए? तो 1772 में मदरसे स्थापित हुए थे। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य आरंभ हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने मिला लिया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट भारत में आरंभ किए थे। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खान बुरहान उन मुल्क अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह उत्तराधिकारी थे रणजीत सिंह जी के। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिन ने पढ़कर विक्टोरिया जी का घोषणा पत्र सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थापित की थी। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में स्थापना हुई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमेन ने ठगों का दमन किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूरामन या चूरामणि ने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में एकत्रित किया था। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून या आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल इन सभी उपनामों से संबंधित है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किला बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो फर्रुखसियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह जी पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर अधिकार करने के बाद रणजीत सिंह जी ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि इन दोनों के बीच में हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो सतलज नदी। अमृतसर की संधि सतलज नदी के दोनों ओर के राज्यों के क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करती थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले भारत में सहायक संधि के जन्मदाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने दिया? तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप दिया। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616 में डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था।
चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी दी थी। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का गवर्नर डुप्ले को नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले शुरू की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में संगोला की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर के। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पर नोटिफिकेशन सेट कर दीजिएगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।